हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज से मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के सारे ही चैप्टर्स को। तो आज मैं जो स्टार्ट करूँगी वो स्टार्ट करूँगी मैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं एक्सप्लेन जो करूँगी वो आपका पूरा हिंदी में करूँगी, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इजीली जो लक्ष्मीकांत है उसको आप समझ पाएँ। प्लस जो आपका जो पीडीएफ रहेगी वो आपकी इंग्लिश में रहेगी, ठीक है। तो आपको पीडीएफ से कोई मतलब नहीं है, जितना भी पीडीएफ में होगा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ओके सो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम पढ़ेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने यहाँ पर कौन कौन से एक नए लॉज लेके आया। जो लॉज जो वो लेके आई उसको उन्होंने क्या किया, कुछ एक नाम दिया। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट दिया, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम दिया। तो इसको बेसिकली क्या किया है कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो वो जो दो पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट हम बोल सकते हैं उनको कंपनी रूल, एंड सेकंड हम उनको क्या बोलते हैं, सेकंड हम उनको बोल सकते हैं क्राउन रूल। ओके तो अब आपको लग रहा होगा कि ये कंपनी रूल या फिर ये जो आपका क्राउन रूल है उसमें मतलब वो है क्या। तो मैं बेसिकली आपको बताती हूँ कि जो आपका कंपनी रूल है, कंपनी रूल में बेसिकली क्या था कि यहाँ पर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शन कर रही थी, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ क्राउन रूल की, तो क्राउन रूल मतलब क्या था कि इसका जो पूरा कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है। तो ये दोनों ही डिफरेंस है। कंपनी रूल मतलब यहाँ पर टोटली जो एक मास्टर थी वो मतलब जो भी लॉज वगैरह बना रही है, जो भी यहाँ पे नए जो नए आपके अमेंडमेंट लेके आएगी, जो आपके यहाँ पे नए प्रोविजंस बनाएगी, वो सारा कंपनी बनाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी। और कंपनी रूल, क्राउन रूल मतलब क्या था कि जो एक एक जो सुप्रीम जो यहाँ का मतलब जो हेड करेगा वो कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो ये आपके डिफरेंस था। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देती हूँ, ये सब आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से समराइज़ कर देती हूँ कि आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में आई थी एज अ ट्रेडिंग कंपनी। ओके सिर्फ ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी। तो स्टार्टिंग में क्या था कि 1600 में आई, तो जो वहाँ की जो उस टाइम पे जो वहाँ पे क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राइट दिया, ट्रेडिंग राइट दिया, कि आप 15 साल के लिए आप वहाँ पर जाके इंडिया में जाके आप ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, ये राइट देने का मतलब क्या था, ट्रेडिंग राइट मतलब क्या है, ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि रीज़न, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि उस टाइम पे ब्रिटेन में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक कंपनी नहीं होगी, बहुत सारी कंपनीज होंगी। तो ये राइट देने का मतलब क्या था कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में जाएगी, वहाँ पर जाके जो भी ट्रेड करना है, जो भी वहाँ पे उनके साथ एक ट्रेडिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। बाकी और जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ जाके ट्रेड का उनको ट्रेडिंग राइट नहीं था। ओके अच्छा, उसके बाद क्या था कि 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, आपको पता होगा। तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो हुआ था, तो 1765 में जो कंपनी थी उसको दीवानी राइट्स मिल गए थे। तो दीवानी राइट्स मतलब क्या था कि वो उस पर्टिकुलर एरिया का रेवेन्यू और वहाँ का जो सिविल मैटर है उसको वो हैंडल करेंगे, ठीक है। अच्छा, दीवानी राइट मिला कौन कौन सी जगह का था, बंगाल का, बिहार और उड़ीसा, ये पता होना चाहिए। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिले थे, कहाँ कहाँ का, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। ओके उसके बाद जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, आपको पता है कि 1857 में सिपाही म्यूटनी हुई थी। 1858 के बाद क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश क्राउन था, जो मतलब जो गवर्नमेंट थी यूके की, उसने डायरेक्ट कंट्रोल में अपने ले लिया। बोला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तुमसे ये नहीं हो सकता, अब जो भी कंट्रोल है, जो भी यहाँ पर इंडिया का जो भी मैटर होंगे उसको अब हम डायरेक्टली हैंडल करेंगे। ओके तो 1858 के पहले पूरा क्या था, कंपनी रूल था। 1858 के बाद क्या हुआ, क्राउन रूल स्टार्ट हुआ। और उसके बाद 1947 15 अगस्त 1947 तक पूरा ही आपका क्राउन रूल चला था। उसके बाद आपको इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है। तो इनको हम थ्रू डिफरेंट एक्ट हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि कौन से एक्ट में हमें क्या मिला। ओके सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल। तो कंपनी रूल आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक था। कंपनी रूल था 1773 से 1858, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली लाने का तीन इंपॉर्टेंस थे।
फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस था वो था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल करना चाहती थी, रेगुलेट करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स थे, मतलब जो भी कंट्रोल था इंडिया में, उन सारी चीज़ों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करना चाहती थी। सेकेंड क्या था कि इसने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कंपनी के उसको रिकॉग्नाइज किया। उसने बोला कि ठीक है, कंपनी के जो भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उन्होंने उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज किया, मतलब उसको अप्रूव किया। थर्ड क्या था? थर्ड था कि ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके थ्रू एक फाउंडेशन की गई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अब इसके हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसके प्रोविजंस क्या क्या थे। तो फर्स्ट जो फीचर था वो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसने जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना तो उसके साथ उसको 4 और मेंबर्स दिए गए, उसके काउंसिल में 4 और मेंबर्स को शामिल किया गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऐसा जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इनका आपको नाम पता होना चाहिए, ये पूछा जाता था, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। ठीक है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से एक्ट के थ्रू हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड क्या पॉइंट है कि इसके थ्रू जो आपके बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनको सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज बनाया गया, किसके? बंगाल के। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या सबॉर्डिनेट, तो बेसिकली क्या था कि स्टार्टिंग में 3 इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। फर्स्ट जो थी वो थी आपकी बंगाल, सेकेंड बॉम्बे, थर्ड मद्रास। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया उसके बाद बोला गया कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज हैं, मतलब बंगाल को एक सेंटर बनाया गया। बोला कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो मेन होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका मद्रास और जो बॉम्बे होगा वो सबॉर्डिनेट होंगे, किसके? बंगाल के। थर्ड क्या था कि इस एक्ट के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट था वो स्टैब्लिश हुआ इन 1774 कलकत्ता में। ठीक है, अच्छा कलकत्ता में तो होना ही था, क्यों? क्योंकि बंगाल उस टाइम पे एक सेंटर प्रोविनेंस था, तो सेंटर प्रोविनेंस होने की वजह से जो आपका सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ? कलकत्ता में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो गया, उसमें कौन थे? एक चीफ जस्टिस को बनाया गया और 3 अदर जजेस को वहाँ पे बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि इसमें ये जो 1773 का जो एक्ट था उसने जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उनको किसी भी प्राइवेट ट्रेड में उन्होंने एंगेज होने से उनको रोका। अच्छा, ये क्यों किया? इसका रीज़न ये था कि अगर वो किसी भी प्राइवेट, मतलब जो एक ऑफिशियल था कि कंपनी के ट्रेड के अलावा या कंपनी के किसी एक मतलब सर्विस के अलावा अगर किसी प्राइवेट सर्विस में या ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे तो वो क्या करेंगे? उनका ये रहेगा कि भाई वो कुछ ब्राइब ले सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स के एक्सचेंज में वो काम कर सकते हैं, तो इसलिए कंपनी ने ये मना कर दिया। लास्ट क्या था कि इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल किया, मतलब इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की ताकि वो कंट्रोल कर सके क्या कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसको एक रिपोर्ट देंगे। ठीक है, वो रिपोर्ट देंगे, किस चीज़ की रिपोर्ट देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को? वहाँ कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया सिविल के मामले में और मिलिट्री अफेयर्स के मामले में। ठीक है, ये 3 चीज़ों के लिए, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स, इनके ऊपर, इन तीनों के ही ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको कंपनी एक रिपोर्ट बना के देगी। ओके, तो ये आपके कुछ एक रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस थे। ओके, सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। बेसिकली 1781 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्ट, लेकिन फिर भी हम जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो इसको हम अमेंडिंग एक्ट क्यों बोलते हैं? रीज़न ये है क्योंकि 1773 में आपको पता है कि 1773 के थ्रू आपका सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। तो 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो गया कलकत्ता में, तो उसके बाद क्या था कि सुप्रीम कोर्ट होने का मतलब है कि सारे ही जो इश्यूज़ होंगे, सारे जो आपके मतलब झगड़े वगैरह होंगे वो सब सुप्रीम कोर्ट सेटल करेगा, यही मतलब हुआ। लेकिन इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कंपनी ने एक 1781 का अमेंडिंग एक्ट को पास किया, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते थे। अच्छा, ये एक्ट पास करने का मतलब क्या था? उसने कुछ एक प्रोविजंस डाले। प्रोविजंस क्या थे कि जो आपका गवर्नर जनरल होगा, तो गवर्नर जनरल और जो काउंसिल के जो मेंबर होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रखा जाएगा। मतलब ये जो लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के वो जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं, दे आर फ्री टू एक्ट, और मतलब वो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्या था, उन्होंने बोला कि जो कंपनी का रेवेन्यू मैटर है या फिर हम कितना कलेक्शन कर रहे हैं, कहाँ से कितना कलेक्ट हम रेवेन्यू कर रहे हैं, किस रेट पे हम कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रखा जाएगा। थर्ड क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होगा वो सिर्फ कलकत्ता के इनहेबिटेंट्स के लिए रहेगा। मतलब जो अलग अलग जो कोड बना रखे थे जो पर्सनल लॉ के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ हिंदूज को ट्रीट किया जाएगा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर मुस्लिम्स को किया जाएगा मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ जो है वो रहेगी, वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। इसमें क्या था कि नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या था कि जो भी आपके प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं वहाँ की जो भी अपील्स होंगी वो आपके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में न जाके वो आपके गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास जाएंगी। मतलब ये नहीं कि आप कोई भी अगर अपील है प्रोविंशियल कोर्ट में वो डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, पहले उसको गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास जाना होगा, ठीक है। फिर क्या था कि इसमें गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को एक पावर दी गई, क्या कि प्रोविंशियल कोर्ट होंगे जो काउंसिल होंगे उनके ऊपर कौन एम्पावर करेगा, गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल मेन होंगे प्रोविंशियल और काउंसिल लेवल पर, ओके। तो ये आपको कुछ एक प्रोविजंस पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था बेसिकली, आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसने डिस्टिंग्विश किया किस चीज़ के किस के बीच में, एक तो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी। इसने बताया कि कंपनी के कौन से कॉमर्शियल फंक्शंस हैं और कौन से पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, ठीक है। उस चीज़ को उसने डिस्टिंग्विश किया, मतलब दोनों की डिवाइड किया बेसिकली हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि मैनेज कर रहे थे कॉमर्शियल अफेयर्स को, लेकिन उन्होंने एक नई बॉडी क्रिएट की, उस बॉडी को क्या बोला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब बन चुके हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने क्या किया, डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को इसने इंट्रोड्यूस किया, स्टैब्लिश किया। मतलब डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो कौन से एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ, स्टैब्लिश बाय पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इसमें यह था, पिट्स इंडिया एक्ट में फर्स्ट जो उन्होंने किया कि इन्होंने कंपनी के जो भी पावर्स थी उसको उन्होंने अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया। कैसे, उन्होंने बोला कि कॉमर्शियल फंक्शन अलग रहेंगे और पॉलिटिकल जो पावर होंगी कंपनी की वो अलग रहेंगी, ओके। सेकंड क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो तो मैनेज करेंगे आपके कॉमर्शियल अफेयर्स को, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो एक नई बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेगी। इसका मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बॉडी हो गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बॉडी हो गई, तो कहीं ना कहीं इसने स्टैब्लिश कर दिया डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि कोर्ट ऑफ जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल करेंगे कॉमर्शियल फंक्शंस को, लेकिन आपके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो आपके कंट्रोल करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है पता रखना। प्लस ये भी पूछा जाता है कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय और स्टैब्लिश्ड बाय विच एक्ट, तो आपको पता होना चाहिए ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्या था कि इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दी कि वो सुपरवाइज कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं सिविल और मिलिट्री फंक्शंस को, जो भी सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के फंक्शंस हो रहे हैं उनको, या फिर जो रेवेन्यू का जो है आपका इंडिया में जो भी फंक्शंस, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दी गई। अच्छा, यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो याद रखने चाहिए। वो क्या है कि यहाँ ये जो आपका जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ थ्रू 1784 कि ब्रिटिश मतलब जो आपकी कंपनी टेरिटरीज थी इंडिया में उनको फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोसेशन बोला गया, ठीक है। तो ब्रिटिश पोसेशन ऑफ इंडिया मतलब ऑफ ब्रिटिश मतलब ऑफ कंपनी टेरिटरी, ये किसको बोला गया, आपके इंडिया में जो भी उनका टेरिटरीज थी उनको सबसे पहले बोला गया, ओके। सेकंड क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सुप्रीम कंट्रोल दिया गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्ट ऑफ 1786। एक एक्ट ऑफ 1786 इतना नहीं है इम्पॉर्टेंट। उसमें क्या था कि जो आपका 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया। उन्होंने दो डिमांड रखी।
उनकी 2 डिमांड क्या थी कि उनको सबसे पहले उनको पावर दी जानी चाहिए कि वो ओवरराइड कर सकते हैं किसी के भी डिसीजन को उनकी काउंसिल में, एक स्पेशल केस में। मतलब उनकी काउंसिल बेसिकली क्या था, आपको याद होगा कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था तो उस टाइम पे 4 मेंबर्स को उनकी काउंसिल में अपॉइंट किया गया था टू हेल्प देम। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा एक पीक आता है, एक ऐसा अगर सिचुएशन आती है, अगर कोई एक स्पेशल केस वाली, तो उसमें वो उनके डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। सेकंड क्या बोला उन्होंने कि वो कमांडर इन चीफ भी खुद ही होंगे, गवर्नर जनरल तो होंगे ही होंगे, प्लस उन्होंने बोला कि वो कमांडर इन चीफ भी होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों ही प्रोविजंस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इंपॉर्टेंट था, रीज़न ये था कि आपको पता है कि अभी कॉर्नवालिस ने अपनी 2 डिमांड रखी थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि सारे ही ये जो पावर उनको जो दी गई है, जो ओवरराइडिंग पावर दी गई है कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के ऊपर, वो सारे ही गवर्नर जनरल और जो प्रेसिडेंसीज होंगे उनके लिए भी होगी, ठीक है। जो आगे अभी इन फ्यूचर जो आने वाले होंगे, ये सिर्फ कॉर्नवालिस के लिए नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ वो स्पेसिफिकली कॉर्नवालिस के लिए बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, एक पार्शियलिटी वाली बात होती है। तो उन्होंने ये नेक्स्ट एक्ट में ये बोला कि ये सारे ही जो भी गवर्नर जनरल आएंगे और जो भी आपके प्रेसिडेंसीज, मतलब गवर्नर रहेंगे किसी भी प्रेसिडेंसीज के, वो उन सब के लिए होगा एप्लीकेबल। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि जो भी गवर्नर जनरल हैं, ये पावर दी गई उनको कि वो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल होगा। अब ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज जो थी उनको बंगाल प्रेसिडेंसी का सबऑर्डिनेट बनाना स्टार्ट किया था, बना नहीं था, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आते आते ये अब पूरा कंट्रोल दे दिया गया गवर्नर जनरल को कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ज़्यादा पावर दी गई बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के ऊपर। नेक्स्ट क्या था कि ये कंपनी का जो एक ट्रेड मोनोपोली थी, जो टेन्योर था, उसको फर्दर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया। अच्छा, इसका मतलब क्या था कि चार्टर एक्ट 1793, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका 1773 था वो हमने पढ़ा था। तो 1773 मतलब क्या था कि 1773 के बाद प्लस 20 ईयर्स, मतलब 1793 में इसको फर्दर आपका 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया। उसके बाद जो कमांडर इन चीफ था आपका, उसको गवर्नर जनरल, मतलब उनको ये बोला गया कि भाई कमांडर इन चीफ जो है वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल की काउंसिल का जब तक कि उसको अपॉइंट नहीं करता गवर्नर जनरल। मतलब जब तक कि उसको गवर्नर जनरल मतलब अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक वो उसकी काउंसिल का, गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्या था कि उन्होंने बोला कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ सकते हो क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोविज़न के 1793 के थ्रू ये बात बोली गई कि आपके कंपनी का जो भी सर्वेंट है, कंपनी का जो भी एम्प्लॉय है, उसको जो सैलरी है उसकी वो आपके इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी, प्लस 5 लाख पाउंड आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी दिए जाएंगे। मतलब उनकी सैलरी तो यहाँ से दी जा रही है, उसके अलावा आपके 5 लाख पाउंड रुपीज़ और दिए जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कहाँ से? इंडियन रेवेन्यू से। तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने चाहिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अच्छा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू उसने आपका जो इंडिया के साथ जो ट्रेड मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई। कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, अच्छा ट्रेड मोनोपोली बेसिकली ट्रेड होता किस चीज़ का था? टी में, टी का ट्रेड होता था। तो टी का जो ट्रेड था अपनी कंपनी, अपनी इंडिया के साथ, वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ किसके साथ बचा है? चाइना के साथ। बेसिकली चाइना और इंडिया के साथ ही मेनली होता था। तो इंडिया का 1813 के थ्रू ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्या था? इसने बोला कि अब भाई जो भी कंपनी की टेरिटरी होंगी इंडिया में, उसको हम, वो उसका जो सोवराइन होगा, जो हेड होगा, वो कौन होगा? ब्रिटिश क्राउन होगा। ओके, फिर थर्ड क्या बोला इसने कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इसने अलाउ किया कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में आके आप क्रिश्चियनिटी को और ज़्यादा उसको प्रोपाउंड करो, मतलब उसके बारे में आप बताओ ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हों, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को उन्होंने इंडिया में बुलाया, ठीक है, ताकि लोगों को वो बता सकें कि क्रिश्चियनिटी है क्या, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस क्रिश्चियन बनते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने 1833 के थ्रू स्टार्ट की। ओके, नेक्स्ट क्या था कि इसने फर्स्ट टाइम, मतलब 1813 जो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, उसके थ्रू फर्स्ट टाइम वेस्टर्न एजुकेशन को आप इंडिया में लेके आए,
ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई जो ब्रिटिश टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको फर्स्ट टाइम उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। जो आपके जो लोकल गवर्नमेंट थी इंडिया में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्सेस लगाए लोगों के ऊपर, ठीक है। अगर वो टैक्सेस नहीं पे कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको लोगों के लिए उनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। अगर पहले तो उन्होंने टैक्सेस लगाए, अगर बाय द वे इन केस अगर वो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, अगर कुछ मतलब कुछ फेमाइन जैसी कंडीशन हो रही है या वहाँ उस टाइम उस ईयर उनका मतलब एग्रीकल्चर में उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो अगर वो नहीं दे पा रहे हैं टैक्स, तो उनके लिए उनको पनिश भी किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक दो पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूँ इन एडिशन कि इसके थ्रू 1833 ये जो आपका 1813 था एक्ट, उसके थ्रू एक और चीज़ था कि 1 लाख रुपीज़ ये लाइक आपको ये फिक्स किए गए 1 लाख रुपीज़ कि अब 1 लाख रुपीज़ जो कंपनी है वो अब एजुकेशन पे स्पेंड करेगी। सिंस वेस्टर्न एजुकेशन का ये लोग लेके आए, तो वेस्टर्न एजुकेशन के साथ उन्होंने बोला कि अब 1 लाख रुपीज़ कंपनी एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेगी, ठीक है, खर्च करेगी, ये उनके लिए रखा जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो बेसिकली मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं अगर विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि क्या रहता है कि कभी कभी ना आपको रहता है कि एग्ज़ाम के पहले आपको रिवाइज़ करना है, तो अगर एक साथ मिल जाता है सारा तो आपको रहता है कि आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको एक गो थ्रू करवा रही हूँ जल्दी से। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं 1833 का। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या था, इसमें आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था कौन से एक्ट के थ्रू, आपका 1773 के थ्रू, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 1833 के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। मतलब अब उसके पास और पावर आ गई, किस चीज़ की पावर आ गई, सिविल पावर आ गई, मिलिट्री की पावर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम इंटायर टेरिटरी, जो भी ब्रिटिश की जो टेरिटरी थी उसका एक अथॉरिटेटिव लीडर बनाया गया। ओके, तो ऐसा जो फर्स्ट लीडर था उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे, अब उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर भी ले ली गई। अब बोला कि भाई जो आपके बॉम्बे और मद्रास की सबॉर्डिनेट बना था तो उन्होंने स्टार्ट कर ही दिया था, अब उन्होंने उनसे लेजिस्लेटिव पावर भी ले ली। अच्छा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अब उसको एक्सक्लूसिव पावर दी गई पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब जो भी आपके प्रोविंसेस लेवल पर जो भी आपके लीडर्स थे, अब उनके पावर्स तो कम हो ही जाएंगे, क्योंकि अब पूरी ब्रिटिश पोजेशन का एक ही लीडर बन चुका है जिसको हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला है, ठीक है। अब अच्छा, इससे पहले क्या होता था, आपके एक्ट के फॉर्म में आते थे जो भी लॉज आते थे, अब उनको रेगुलेशंस बोला गया, ठीक है। तो ये सारे ही जो एक्ट थे अब उनको क्या बोलेंगे, रेगुलेशंस। ओके, नेक्स्ट क्या था, इसकी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ थी एज अ कॉमर्शियल बॉडी, ठीक है, एज अ कॉमर्शियल बॉडी जो थी अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बन गई। क्यों, क्योंकि अब क्या होता था कि जो भी यहाँ पे कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया को, अब उसमें वो बोलते थे कि हिज मैजेस्टी, मतलब इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, ये वर्ड अब यूज़ होने लगा कि उनका सक्सेसर, ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या थी, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था उसने एक इंट्रोड्यूस करवाया क्या, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट्स। ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्योंकि 1833 के थ्रू ही एक ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट स्टार्ट हुआ। इसमें बस एक प्रॉब्लम थी कि इंडियंस जो थे उनको ये अलाउ नहीं था कि वो किसी एक अच्छी ऑफिस को या किसी एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट को वो होल्ड करें, मतलब वो मतलब एक अच्छी पोस्ट इंडियंस के लिए नहीं थी। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक बोल सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा मतलब अपोज किया होगा ही, क्योंकि जब इंडियंस के लिए, तब तुम इंडियन के लिए सिविल सर्विसेज बना रहे हो और उसमें हम इंडियंस ही एक अच्छी पोस्ट पर अलाउ नहीं है, तो इसका अपोजिशन तो हम लोग करेंगे ही, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ पे आपको पता है दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक होता है कि कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस, मतलब ओपन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किया था आपका 1833 के थ्रू, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था सेंट्रलाइजेशन 1773 के थ्रू, और फाइनल किस कौन से एक्ट पे हुआ, 1833,
ये भी पता होना चाहिए। तो थ्रू 1833 जो आपकी जो सेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो ख़त्म होती है, ठीक है। स्टार्ट होती है 1773 से और एंड होती है आपकी 1833 पर। ओके, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था वो लास्ट था कंपनी रूल का, लास्ट एक्ट था, ये भी पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि लास्ट सीरीज़ थी आपकी किसकी, चार्टर एक्ट, जो भी पास किए थे अभी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ओके, अब इसका एक सिग्निफिकेंस था। सिग्निफिकेंस क्या था कि इसने फर्स्ट टाइम आपकी जो लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी उनको अलग अलग किया, ठीक है, सेपरेट किया। उन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग होंगे गवर्नर जनरल के और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग होंगे, ठीक है। प्लस इसके अलावा उन्होंने बोला कि 6 नए मेंबर्स को और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब पहले तो सिर्फ 4 मेंबर्स थे और गवर्नर जनरल था, अब उन्होंने 6 मेंबर्स को और इंक्लूड किया एज अ, जिसको हमने क्या बोला, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बोले। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसको हमने अब एक नया नाम दिया जिसको हमने बोला इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये स्टैब्लिश हुई थी थ्रू 1853। इसमें होते कितने मेंबर्स थे, 6। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था कि इसने अभी तक ओपन जो कॉम्पिटिटिव मतलब एक जो इंट्रोड्यूस किया था हमने, ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ और रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अब इसको मतलब जो 1833 के थ्रू तो उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ तक जो आपकी मैकाउले कमेटी आई थी, मैकाउले कमेटी कब आई थी, 1854 में, ये पता होना चाहिए। तो मैकाउले कमेटी जो आई थी जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज के ऊपर थी, उसने बोला कि भाई अब ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम होगा जिसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, इसने कंपनी के रूल को और एक एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने का मतलब क्या था कि अब जो भी होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही होगा। मतलब कि अभी तक उन्होंने क्या किया था कि जैसे प्रीवियस चार्टर्स में होता था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सारे ही जो होंगे वो कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग ना होके बल्कि ब्रिटिश क्राउन के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट जैसा करना चाहेगी। ओके, नेक्स्ट क्या था कि इसने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम कि लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इंडिया के, और मतलब जो आपके इंडियन लेजिस्लेटिव जो आपके काउंसिल जो बनी थी उसमें आपके लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा, ठीक है। क्योंकि जो न्यू जो आपकी मतलब ये काउंसिल फ्रेम हुई थी जिसमें 6 मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि अब से इस एक्ट के थ्रू अब आपके जो लोकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो नए 6 मेंबर्स थे उनमें से 4 मेंबर्स को तो अपॉइंट करेगा जो लोकल मतलब जो प्रोविंशियल मतलब लेवल पे होगा, जो कि गवर्नमेंट कौन होगी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और कलकत्ता, मतलब 4 तो लोकल लेवल पे होंगे, ठीक है। बाकी जो 2 होंगे उसको कंपनी अपॉइंट करेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक आपके एक्ट थे जो कि कंपनी रूल के अंडर में आते थे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्राउन रूल। होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको स्पीड का कोई इशू आता है तो आप उसको कर सकते हो सेट, क्योंकि ये यूट्यूब पे स्पेसिफिकली दे रखा है जो भी आपको स्पीड सही लगती है। मैंने ये 1 गो में कराने की कोशिश की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले या फिर NTPC का जैसे अभी एग्ज़ाम आ रहा है या कोई अदर एग्ज़ाम जो आ रहा है, क्योंकि ये यू नेवर नो, ये अब UPSC का मटेरियल नहीं रहा, अब तो कोई भी पूछ रहा है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम अब ये सारे पॉइंट्स को उठा के पूछ रहा है। सो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार अगर आप गो थ्रू करके जाओगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।